गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आज हमारे बीच हैं, आपके बीच, हमारे और आपके बीच रणधीर रमन जी जिन्होंने इस बार आरओ का पद, जो अभी इस बार सीओ बनेंगे, सीओ के पद पर पदस्थापित होने वाले हैं। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ये बीपीएससी की 64th का एग्जाम क्लियर किया है और उनका काफ़ी अच्छा मार्क्स है। ये सब कुछ है, ये हम लोग बताएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज आपके बीच। और उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उन्होंने क्या अपनाया था, कैसे पढ़ा था, ये सब कुछ बताएंगे आज रणधीर रमन जी आप लोगों के बीच। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस रणधीर रमन जी। थैंक यू निशान जी। और मैं भी आपको तहे दिल से कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया और आप यंगेस्ट एसडीएम बने, तो इसके लिए मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशन। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि निशान जी ने बता दिया है, मेरे बारे में छोटा इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो हम लोग डायरेक्ट अभी मैटर पे आते हैं कि सबसे पहले मैं आप लोग को अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे सीडीपीओ है, 67 बीपीएससी है, उसके लिए मैं आप लोग को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि अब टाइम बहुत कम है। मेरे हिसाब से 12 दिसंबर को निशान जी एग्जाम, हाँ वो 67 का है। हाँ 12 दिसंबर सीडीपीओ का शायद 31 अक्टूबर को। हाँ, तो बहुत कम टाइम है, तो आप लोग अब लग जाइए क्योंकि अब टाइम नहीं है और अच्छे से मेहनत करिए। और आप सभी को कांग्रेचुलेशन कि सब आप अपने लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस करिए और सफलता हासिल करिए। चलिए, तो हम लोग पहला बेसिक सवाल इनसे पूछते हैं कि उन्होंने प्रीलिम्स के लिए, मतलब जब वो पढ़ना शुरू किए होंगे तो कितने दिन पढ़े होंगे, तो उनको लगा होगा कि नहीं अब एग्जाम दे देने में कोई इशू नहीं है, तो ये बताइए। प्रीलिम्स के लिए जब सबसे मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं 2017 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और 2018 में 64 बीपीएससी पीटी का फॉर्म आ गया था, तो जनवरी से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, जनवरी 2018 से। और जो भी था मैंने खुद घर पे रह के सेल्फ स्टडी से किया है और मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। ये मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि जो भी किया है खुद से किया है। हाँ, एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही अच्छी किताब है, उसको आप डीपली पढ़िए। अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, टाइम कम है तो आप 8 to 12 की एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं अवेलेबल है, ये बुक्स लिस्ट तो हर को पता है, इसको तो दुकानदार भी बता देगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेन ये बात है कि हमें सबसे बड़ी बात पीटी के लिए हमें ये देखना होगा कि हमें क्या पढ़ना है। हमें छांटना आना चाहिए, मतलब हमें सब चीज नहीं पढ़ना, हमें पिछले 20 इयर्स के ट्रेंड को देखना पड़ेगा। जो पीटी का ट्रेंड है उस सबसे पहले हमें तैयारी करते वक्त ही हमें 20 साल के ट्रेंड को देखना पड़ेगा। उस ट्रेंड के हिसाब से हमें अपनी तैयारी को करनी पड़ेगी कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी, और अगर वो चीज अगर हम जज कर लेते हैं हमें क्या चीज नहीं पढ़नी, तो शायद पीटी क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। वही मैं कह रहा था कि मैं कुछ दिन पहले एक वाक्या भी लोगों को बता रहा था कि मुझे जब तैयारी करनी थी, मतलब कि इस मार्केट में आना था, तो मैंने देखा था कि 9 लोगों से मैं मिला, तो उन लोगों को मैंने देखा 9 के 9 लोग अनसक्सेसफुल लोग थे। तो उन लोगों से मैं मिल करके देखा कि क्या पढ़ते थे आप, कौन सी किताब पढ़ते थे, तो जो किताब वो पढ़ते थे उसको मैं चेकलिस्ट बना लिया कि वो पढ़ना नहीं है। और जब मैं ये फाइनली डिसाइड किया 9 लोगों से मिल करके, तो मुझे पता चला कि किसी ने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। तो फाइनली मुझे समझ आया कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक आपके लिए, तो वो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फाइनली मैं समझ गया, रणधीर जी ने भी वही यूज किया और फाइनली वो सिलेक्ट हुए। देखिए, सेल्फ स्टडी से, बिना कोचिंग के, आप सोचिए बिना कोचिंग के आपके सामने दोनों युवा लोग आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी नहीं, मतलब आप बिना कोचिंग के, सर अगर आपके पास डेडिकेशन है, इस तरह से सर का भी था, ये तो मतलब आप समझिए कि काम करते हुए किए हैं। हम तो फिर भी सिर्फ पढ़ते थे, ये तो काम करते हुए, मतलब ये सर्वे डिपार्टमेंट में वर्क करते स्टाफ थे, वहां पे काम करते थे, उसके बावजूद मतलब इन्होंने पढ़ लिया। मतलब कितना वर्कलोड होता है आप समझ सकते हैं। और कुछ लोग जो जॉब वाले लोग पूछते रहते हैं मुझसे कि जॉब रहते हुए कैसे करूं, अब ये बताएंगे आपको कि जॉब रहते हुए कैसे करना है। सर आप ये बताइए थोड़ा सा कि जॉब रहते हुए आप टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ऑफिस में कुछ टाइम निकाल लेता, बिकॉज आजकल तो मोबाइल पे सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। मैंने गूगल विकिपीडिया का बहुत इस्तेमाल किया है, प्रैक्टिस बहुत गूगल पे किया। जैसे मुझे किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस करना होता था, मैं जस्ट सर्च करता था इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन दिस टॉपिक, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑन दिस टॉपिक, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते थे उसको मैं प्रैक्टिस करता था। बिकॉज जितना ज्यादा आप पीटी के लिए प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका मेन जो है वो मतलब आपका आधार है, और प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस दिलाएगा। आप कितना भी पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को टैकल नहीं करोगे, तो दिक्कत तो आएगी एग्जाम में। सही बोल रहे हैं सर। मैं जो ऑफिस का टाइम भी था, उस टाइम जब खाली टाइम होता था मोबाइल का इस्तेमाल करता था,
घर में भी आता था तो बुक्स पढ़ना है, और जब टाइम फिर जब बुक से बोर हो गया तो भी मोबाइल से अपना गूगल से मतलब ऐप से, बहुत सारे ऐप्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं किसी ऐप का बड़ाई नहीं कर रहा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप्स है। मैंने आज तक अभी पेड ऐप का यूज नहीं किया है। फिर मैंने स्टडी IQ चैनल को फॉलो किया है, वो मुझे अच्छा लगता है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें उसको आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ओनली IAS एक चैनल है वो। हाँ, तो आपको जहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल रहा है, वो गूगल हो, यूट्यूब हो या कोई ऐप हो, तो आप इजीली उसका यूज करिए और अच्छे से यूज करिए। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी जो ऐप्स हैं, मैंने भी उसी का इस्तेमाल किया था, और फाइनली आज रिजल्ट है आपके सामने है। वही मैं कह रहा था कि मतलब आपको एग्जॉस्टिव मतलब यूज ऑफ इंटरनेट करना है, और ये आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे कि आपको कुछ भी टॉपिक सर्च करना है, जैसे मान लीजिए आपको गवर्नर सर्च करना है, मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट सर्च करना है, प्रेसिडेंट लिखिए गूगल पे, बगल में UPSC लिख दीजिए, सर्च मार दीजिए, 176 साइट आएगा, समझे। खोज करके जो मन है पढ़ लीजिए, जैसा मन है वैसा पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर है। मैं यही करता था, रणधीर जी भी वही करते होंगे। मतलब यही एक तरीका है, मतलब बेस्ट तरीका है गूगल का यूज करने का। आपको उसका वीडियो देखना है, वीडियोज वाले सेक्शन में जाइए, वीडियोज देख लीजिए। न्यूज़ देखना है करंट से रिलेटेड, न्यूज़ वाले सेक्शन में जाइए, न्यूज़ देख लीजिए। मैं यही करता था, मेरा ये तरीका है। इमेज देखना है, इमेज वाले सेक्शन में जाकर इमेज देख सकते हैं। ये बेस्ट वे है कि अगर आप गूगल का यूज कैसे करना है आपको, ये एक तरीका आप अपना सकते हैं। तो ये करना ही करना है, तो ये है आपके पास एक तरीका। चलिए हम लोग इनसे पूछते हैं कि मतलब आप जिस तरह से प्रीलिम्स कर लिया, प्रीलिम्स आपके अच्छे मार्क्स भी थे, प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद आप ये बताइए सर, मेंस के लिए किस दिन आपको लगता है कि आपको आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है? जैसे कंटेंट हो जाए उसके बाद कैसे मतलब आपको लगता है कि अब आंसर राइटिंग के लिए हम तैयार हैं? मेरे हिसाब से जैसे ही आप PT क्वालिफाई करते हैं, जैसे आप PT क्वालिफाई नहीं, PT का एग्जाम दे के आते हैं, हाँ, तो जो भी दे के आते हैं उनको ये पता चल जाता है अप्रोक्स कि मेरा जो कट मार्क्स है वो कितना आ रहा है। तो आप प्रीवियस ट्रेंड को देख लीजिए, अगर आपका कट ऑफ क्रॉस हो रहा है तो आप तैयारी में उसके 2-3 दिन बाद लग जाइए। 2-3 दिन एंजॉय करिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करिए, और उसके बाद आप मेंस की तैयारी में लगिए। क्योंकि मेंस की तैयारी के लिए हम प्रॉपर 3-4 मंथ तो चाहिए। ठीक है, एक सेकंड इसको, हाँ ये थकी रहा था, माइक ऊपर। अच्छा वो हो जाएगा, edit हो जाएगा। हम लोग प्रॉपर वहाँ से- 3-4 मंथ हम्म, हमें मेंस की तैयारी में चाहिए। और मेरी जो स्ट्रेटजी थी, जैसे ही PT मैं एग्जाम दे के आया, मुझे लग गया कि मेरा PT क्वालिफाई है। ठीक है, मैंने एक वीक एंजॉय किया, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी में लगा। और मेंस की तैयारी में लगते ही मैं पढ़ता भी था और राइटिंग प्रैक्टिस भी करता था। ये नहीं कि पहले मैं 1 महीना पढ़ लूँ देन उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करूँ, मैं साथ में ही राइटिंग प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई। वही मैंने भी किया। जहाँ से मुझे कंटेंट मतलब किसी टॉपिक पे अगर नहीं मिलता था, जैसे फेडरलिज्म हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, या कोई भी इकोनॉमिकल सर्वे से रिलेटेड कोई टॉपिक, तो मैं डायरेक्ट डालता था गूगल पे डाला और उसके बगल में UPSC डाल दिया। बहुत सारे साइट्स आते थे, उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे पॉइंट लगते थे उसको मैं नोट डाउन कर लेता था। आप लोग क्या करिए, कोई भी टॉपिक को सर्च करिए जिसको भी आपको पढ़ना है, उससे बस ज्यादा नोट्स नहीं बनाना है हमें, ज्यादा नहीं, बस एक पेज में उस टॉपिक को हेडलाइन कीजिए और एक पेज में जो बुलेट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करिए, ओनली 1 पेज। वो 1 पेज आपके मेंस के एग्जाम के पहले रिवीजन करने बहुत काम आएंगे। और ऐसे ये मेरी स्ट्रेटजी मतलब नोट्स का मतलब यही होता है ना कि आप उसको शॉर्ट्स में कुछ बना ले। अब ऐसा ना हो कि नोट्स बदले आप बुक ही बना लो। आप बुक बना लो तो पढ़ोगे कैसे, फिर नोट्स का मतलब खत्म हो जाएगा। तो वो तो जरूरी है। जैसे कि सर ने बताया आपको कि बुलेट्स पॉइंट बनाए आप, तो बुलेट्स पॉइंट में क्या ध्यान रखना है? जैसे कि आपको प्रोज एंड कॉन्स ये लिख लिए आपने। जैसे वैक्सीनेशन आया, उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब उसकी वैक्सीनेशन पॉलिसी में क्या है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट, ये सब आपके अंदर होना ही चाहिए लिखने का। साथ में कि कंक्लूजन लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट की बुराई ना हो, वो भी ध्यान में रखते हुए वैसा वाला कंक्लूजन भी आप डिसाइड कर लें जो पेपर वगैरह में बहुत अच्छे से दिया रहता है। सर न्यूज़पेपर का क्या रोल होता है मतलब आपको मेंस में? न्यूज़पेपर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज हमें जितना कंटेंट उतना नेट पे नहीं मिल पाएगा जितना हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ के निकाल सकते हैं। बिकॉज न्यूज़पेपर में डेली के अपडेट्स आते हैं जी। वहाँ हम अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें से हम कटिंग कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इतना सारे कॉन्टेक्ट किसी बुक में तो अवेलेबल हो ही नहीं सकते। और जैसा कि अभी मेंस का ट्रेंड बदल रहा है, अभी कुछ दिनों से ट्रेंड जो बदला है, 63rd से जो ट्रेंड बदला है, अब सिर्फ बुक पढ़ के मेंस निकालना मुश्किल हो चुका है। अब हमें हर क्वेश्चन को करंट से जोड़ना ही पड़ेगा। और लास्ट में जब आप कंक्लूजन डालते हैं तो वहां भी कोशिश करिए थोड़ा करंट से डालें। और कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज मत करिए जब तक ये क्वेश्चन में पूछा ना गया हो। अगर क्वेश्चन में भी पूछा गया हो तो क्रिटिसिज्म कम करना है हमें। उसके जो पब्लिक तक जो लाभ जा रहा है उसको ज्यादा दिखाना है, उसकी हानि को हमें कम दिखाना है। ना गवर्नमेंट पॉलिसी को हमें क्रिटिसाइज करना है, और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को तो करना ही नहीं है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको कभी भी हमें क्रिटिसाइज करना नहीं है। तो इन चीज़ों का आप मेंस के आंसर पे ध्यान रखिए और ज़्यादा निगेटिव ना जाए। हमेशा आपके आंसर में पॉजिटिविटी होनी चाहिए।
एक सिविल सर्वेंट का जो भी एक एटीट्यूड होता है वो आपके आंसर में होना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। सर जैसा बता रहे हैं कि मतलब जैसे आपको कंक्लूजन अगर आप लिखते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को तो क्रिटिसाइज करना ही नहीं है। देखिए कंक्लूजन में क्या होता है कि आप कुछ लिख रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आपने क्या लिखा है मेन बॉडी में, उसी को आपको कंक्लूड करना होता है, लेकिन वो पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड होना चाहिए। जैसे आप लिख रहे हैं तो ओपिनियन कहाँ मिलेगा आपको? न्यूज़पेपर से बढ़िया कौन लिख सकता है? न्यूज़पेपर में आप जाइए, अलग अलग मतलब आपको पॉजिटिव चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी जी का मतलब आप पढ़िए वो आता है, किसी का नेगेटिव चाहिए उनका पढ़ लीजिए वो आता है, अलग अलग। तो दोनों पॉइंट आपके पास अगर रहेंगे पहले से तो आप कंक्लूजन है ना बढ़िया बना सकते हैं ओपिनियन बेस्ड। कंक्लूजन में क्या होता है कि ओपिनियन आप सजेस्ट करें कुछ चीज़ें नहीं, कोई इनोवेटिव स्टेप वो भी करना जरूरी होता है, तो वो सब भी आप कीजिएगा तो वो भी होगा, तो वो आपको करना होगा। चलिए आगे हम लोग इनसे पूछते हैं कि अगला सवाल कि आप ये बताइए सर कि इंटरव्यू का खासकर आप देखिए तो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि आपने मेंस कर लिया, इंटरव्यू इज़ द लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप बहुत वो आपके ऊपर नहीं होता, वो उनके ऊपर होता है, मतलब ये जो धारणा है सबके मन में बैठी हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो सच में उन्हीं के ऊपर होता है या हम लोगों का कुछ भी रोल नहीं उसमें? नहीं, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ हमारे इंटरव्यूअर पे डिपेंड होती है। मेन बात है, पहली बात तो ये हमारी पर्सनालिटी की टेस्ट होती है। तो पहले तो हमारी जो एंट्री है वहीं से हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जिस दरवाजे से हम अंदर घुसते हैं, आपकी पर्सनालिटी की चेकिंग वहीं पे होती है, और आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर कट, हर चीज़ आपकी चेक होती है। फिर आप घुस के ग्रीट कैसे कर रहे हैं, जो वहाँ पे चेयरमैन बैठे हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ग्रीट करने का तरीका। घुसते वक्त आप शायद मे आई कमिंग करना भूल जाएं, क्योंकि नर्वस उस टाइम लोग बहुत होते हैं। तो बहुत जो स्टूडेंट होते हैं वो मे आई कमिंग बोलना भूल जाते हैं, कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलना भूल जाते हैं, कुछ लोग थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ आपको दिक्कत में डाल सकती है। तो ये छोटी छोटी ग्रीटिंग्स है, इसका ध्यान रखें। ज़्यादा क्वेश्चंस पे हमें इंटरव्यू के वक्त हमें मेंस की पढ़ाई नहीं पढ़नी है। इंटरव्यू हमें जो नेचुरल है, जो हम मेंस तक पढ़े हैं, जो हमारी ब्रिंगिंग है बचपन से, वही इंटरव्यू है, और वही आपका नॉलेज टेस्ट है और आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। हमें उसके लिए कुछ पार्टिकुलर ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस न्यूज़पेपर पढ़िए इंटरव्यू से पहले। एक जो आप डेली जो आप पढ़ रहे हैं उसको करते जाइए। आप नेचुरली कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है इंटरव्यू में। पर्सनालिटी टेस्ट में एक और बात आप ध्यान रखें कि मतलब स्माइल इज़ द मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टूल टू कंक्लूड एनी वर्क। मतलब आप इस बात को ध्यान रखें, अगर आप स्माइल करते हुए गए और स्माइल करते हुए निकल रहे हैं, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, समझ रहे हैं, ये अगर आपके दिमाग में है और वहाँ पे वो हो गया और उनको दिख गया, नोटिस हो गया कि इस लड़के ने एक बार भी घबराया नहीं, वही तो टेस्ट हो रहा था। कि आपसे अगर कुछ सिचुएशन आएगा, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, जैसे मुझसे उन्होंने पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में, मुझे लगा कि बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि बाढ़ की समस्या है कैसे टैकल करोगे। उन्होंने ये पूछा ही नहीं मुझसे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बाढ़ की समस्या है और कोरोना भी है, आपको लोगों को लाना भी है और आप कैसे साथ में हैंडल करोगे। लोगों को अगर एक साथ लाओगे तो कोरोना हो जाएगा सबको, और आप अकेले अकेले लाओगे तो बाढ़ में डूब के मर जाएंगे सबके सब, तो आप करोगे कैसे हैंडल। तो ये इनोवेटिव क्वेश्चन हुआ और इनोवेटिव जवाब भी आपको देना होगा। तो जो मैंने दिया था कि आपको ये है कि सर पहले से मैं प्री और ड्यूरिंग और पोस्ट मतलब जो डिजास्टर है उन सब स्टेप्स को मैं कवर कर लूँगा। प्री में ये है कि मुझे जितने भी एलिवेटेड एरिया है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि एलिवेटेड एरिया कौन कौन सा है मतलब बिहार में, उस एलिवेटेड एरिया को मैं कवर कर लूँगा। उस एलिवेटेड एरिया पे ही मैं टेम्पररी शेल्टर वगैरह बना लूँगा, उसके हिसाब से लाऊंगा लोगों को, बोट्स वगैरह की पूरी व्यवस्था करूँगा। वो ड्यूरिंग कोविड के दौरान मतलब या ड्यूरिंग डिजास्टर जो भी इशू हो सकता है, मतलब फूड पैकेट्स वगैरह इन सब का पूरी तैयारी कर लूँगा। आफ्टर कोविड कैसे हैंडल करना है, आफ्टर डिजास्टर कैसे हैंडल करना है, ये सब एक स्टेप वाइज मैं पूरा तैयार रखूँगा। तो ये तो आपको करना होगा ना सर, आप एडमिनिस्ट्रेटर है, आप पहले से तैयार नहीं है, आप हमेशा सोचिएगा कि रिएक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं बनना, हम लोग को प्रोएक्टिव बनना है। मतलब प्रोएक्टिव कि आप पहले से तैयार रहें उसके लिए कि नहीं कुछ भी पूछो हम बता देंगे, ऐसा कुछ है तभी अच्छा हो पाएगा। इंटरव्यू की ये स्ट्रेटजी होती है, आप स्माइलिंग फेस रखते हैं तो ये आपको बहुत काम आएगा सर। समझिए ना कि स्माइल है ना वो हरा देगा उनको, मतलब वो आप ही जीतेंगे और वो आपको ये अच्छा कर देगा। नॉलेज का टेस्ट नहीं है सर, नॉलेज का टेस्ट आपको भी नहीं लगा होगा एक बार भी कि नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं हमसे, वो पूछ रहे हैं तो वो देख भी रहे हैं साथ में, आपको देखते रहते हैं एकदम पूरा, आप नजरें मिला पाते हैं कि नहीं मिला पाते हैं, आप कॉन्फिडेंट, हाँ आप अच्छे श्रोता भी हैं कि नहीं। मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूरा भी नहीं किया, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा बताया, आप सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो गए आप, तो गए। फिर समझ लीजिए आप एक ऑफिसर को, अपने सीनियर को सुन तक नहीं रहे हैं और आप सीधा क्वेश्चन को मतलब जवाब देना शुरू कर दें, तो आप समझ रहे हैं आपके एडिकेट्स नहीं है सर, मतलब वो नहीं है, वो कितनी बुरी बात है। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा सर। चलिए ये बताइए कि इंटरव्यू में जैसे हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि घबराहट जो होती है अंदर से लगता रहता है कि डर है, ये होगा वो होगा, अगर ये चीज़ पहले से इसको हैंडल करने का भी कोई तरीका होता है
मतलब मुझे लगता है कि मैं तो ये सोच कर गया था कि चलो हंस दूंगा, कुछ भी पूछो, नहीं आएगा तो सॉरी सर आई डोंट नो, और स्माइल करते हुए बोल दूंगा। ये मैंने क्लियर कर लिया, मेरा एक जवाब ये भी था, मतलब फिक्स जवाब। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ करना होगा क्या, मतलब ऐसे कुछ कि आप देखिए, जब भी आपको ये तो नेचुरल है कि इंटरव्यू के दिन सबको डर लगता है, बिकॉज जी, वो जी। लास्ट स्टेज होता है और वहीं से आपकी लाइफ डिसाइड हो हाँ। सकती है। आगे आप एक मतलब और स्टूडेंट से आप एक वहाँ पे ऑफिसर बनने का वो एक लास्ट स्टेज है, तो वहाँ पे सबको घबराहट होती है, नेचुरल है। वो चाहे टॉपर हो, चाहे वो लास्ट रैंकर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेंस जो क्वालिफाई किए कोई भी हो, सबको डर लगता है। लेकिन उस टाइम एक ही चीज माइंड में, मेरी जो प्लानिंग थी, मैं अपने माइंड को ये सेटअप किया था कि मुझे बिंदास जाना है। मुझे ये सोच के तो जाना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका पहले मैंने डर हटा लिया। हाँ। नहीं होगा, अगली बार फाइट करेंगे। लेकिन ये सोचना ही बंद कर दिया कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। एक्चुअली हम दोनों का मतलब इंटरव्यू एक ही दिन था, 4 एक ही दिसंबर को ही। हाँ। तो मैं तो इनका कॉन्फिडेंस देख रहा था, मेरा हिला हुआ था थोड़ा सा। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि नहीं, पर्सनालिटी सच में सर, मतलब आप अगर सच में अंदर से कॉन्फिडेंट हैं कि आप अगर डर ये खत्म हो जाए कि जो है आप सिलेक्शन लो ना लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तब तो सर गजब ही जाएगा इंटरव्यू। ये डर बना रहता है वैसे तो लोगों के मन में, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। मेरे को लग रहा था कि क्या होगा। चलिए दोनों आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब फर्स्ट मतलब और सेम एक डे। और बात, दोनों हम लोग जो है इंटरव्यू के दिन ही मिले। 4 दिसंबर 2020 को हमारा इंटरव्यू था और सेकंड सेशन में था ना। जी हाँ, सेकंड सेशन में हमारा इंटरव्यू था, तो वहीं पे हमारी जो भी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। और आज इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग आके आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि मतलब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को ले। जो भी गांव दूर दराज रह रहे हैं, जिनके पास रिसोर्स की कमी है, वो भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लाइफ में अच्छा हासिल कर सकते हैं। और ये कभी भी ये मतलब घबराए नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता। हाँ। एवरीवन कैन अचीव। आप कर सकते हैं, आप अंदर से विल पावर को बढ़ाइए और अच्छी चीज़ों को पढ़िए। मार्केट में बहुत सारे फालतू चीज़ें हैं, ये बुक उठा लीजिए, वो बुक उठा लीजिए। ज़्यादा बुक्स हमें नहीं पढ़ने, हमें कम चीज़ों को पढ़नी है, लेकिन उसी को 5 बार पढ़नी है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो गए। इनिशिएटिव देखिए सर, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब शायद ही इतना कोई करता हो। अब तो सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं टॉप 10 बैच के लिए। जो टॉप 10 बैच है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये सब हम लोग करेंगे आपके लिए, इंट्रांस टेस्ट वगैरह, उसमें भी 40 रिजर्व सीट निकालेंगे और जो लोग होंगे उनके लिए। क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ 10 बच्चों को लूँगा तो शायद बेईमानी हो, इसलिए और 40 बच्चों को लूँगा। उसके हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। अच्छा सर, आप बताइए आपका ऑप्शनल क्या था सर? सर मेरा ऑप्शनल लेबर एंड सोशल वेलफेयर। LSW सर का ऑप्शनल था। तो LSW से रिलेटेड इंग्लिश मीडियम में, तो सर को जितना भी LSW से रिलेटेड बात होगी, मतलब आपको क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, कब राइटिंग शुरू करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, इनका मार्क्स बहुत अच्छा था LSW में, ये सब कैसे करना है, ये सब कवर करने के लिए सर मतलब एक अगले सेशन में, अगले वीडियो में सर खुद आएंगे और आपको बताएंगे कि सारा की कैसे, कौन सी किताब क्या है नहीं है। सर आप थोड़ा सा मतलब ब्रीफ कर दीजिए। हाँ। नेक्स्ट सेशन में मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ निशान जी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा ऑप्शनल LSW था और उसमें मेरा जो मार्क्स था वो 170 था। और बहुत स्टूडेंट की ये कंप्लेन रहती है कि LSW में कितना भी अच्छा लिखे 140, 150, 145 तक मार्क्स उससे ज़्यादा आते नहीं। तो मेरा कहना है ये 180 भी आ सकता है। अगर आपका लिखने का मेन जो तरीका है वो है आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे ज्यादा LSW में, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो LSW में ही है। तो जो चेकर्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं। अगर आप एक टाइप का आंसर लिख रहे हैं तो बोर हो जाते हैं। तो आपको अपने आंसर में यूनिक डालना पड़ेगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है वहाँ आप करंट लेबर सिचुएशन को जोड़िए। वहाँ नहीं भी पूछ रहा है तो करंट लेबर सिचुएशन को जोड़िए, इंटरनेशनल लेबर्स के जो कन्वेंशन हैं उसको जोड़िए, जो भी प्रोटोकॉल जो अभी कोविड के सिचुएशन थे उनको भी जोड़िए। तो हर चीज को आप तो जो समाज में देख रहे हैं, जैसे सामाजिक जो इशू हैं, वो सारी चीजों को आप आंसर में जोड़ सकते हैं, जो प्रैक्टिकली हमें दिख रही है। गरीबी है, प्रोस्टिट्यूशन है, जितने भी ज्यादा चाइल्ड जो भी अब्यूज है, वो सब हम जो नेचुरल देख रहे हैं, हमें उन्हीं चीज को तो रिप्रेजेंट करना है। हमें जितना ज्यादा बिना बनावटी आंसर लिखिएगा, बुक से थोड़ा हट के लिखिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। बिकॉज मेंस में ऊपर लिखा रहता है कि जितना भी ज्यादा आंसर वो अपने लैंग्वेज में ही लिखिए। तो जितना ज्यादा आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, अच्छा कंटेंट डालिएगा, LSW में भी आप 170, 175, 180 तक स्कोर कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ऑप्शनल सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। ऑप्शनल सीरीज में जितने भी ऑप्शनल, अलग अलग ऑप्शनल, ज्योग्राफी के अलावा ज्योग्राफी सब कुछ, सब ऑप्शनल के बारे में डिटेल में एक एक करके, जितने भी टॉपर्स है उसके, उन लोगों को हमको ला करके उनसे सारा डिटेल डिस्कशन करवाएंगे आपका। तो इसलिए ऑप्शनल वाले, बाकी ऑप्शनल वाले भी निश्चिंत रहें, सभी का आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कीजिए।
तो अब चलिए हम लोग आपको प्रणाम।